हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद चंद्रसेन। अब हम आगे ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हम ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी में आगे हम देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परत। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? वायुमंडल की परत। तो आज हम समझते हैं कि अर्थ के सरफेस से जब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस देखने के मिलते हैं। तो चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं? आपके टेम्परेचर में कुछ चेंज दिखेगा, आपके कुछ प्रेशर में चेंज दिखेगा, कुछ डेंसिटी में चेंज दिखेगा। तो ऐसे कुछ गैसेस के वेरिएशन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम आज अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या। एक्चुअल में जो हम एटमॉस्फेयर देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंस है, इनका संगठन, इनका कंपोजिशन क्या है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली क्या होता है, जो आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं, तो कभी आप इस चीज़ को अनुभव किए होंगे कि जब कोई आप दर्पण लेते हैं, कोई शीशा जब लेते हैं और उसको ऐसे खुले आसमान में या खुले जगह पे इसको रख दीजिए, तो आप देखिएगा उस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पार्टिकल्स। अब मैं आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो आपको हम एक आईना दिखाते हैं, उस पर हम पार्टिकल्स को दिखाते हैं। तो जो ये आईना है, इस आईने पे देखिएगा पार्टिकल्स हैं, आपको शायद दिख रहा होगा दोस्तों, ये पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको ये वायुमंडल में बेसिकली क्या क्या हैं? गैसेस हैं। नेक्स्ट फाइन पार्टिकल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? डस्ट, धूल, कण। सेकेंड, थर्ड इज वाटर वेपर तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये मोस्टली हैं। तो गैसेस में हम बहुत से गैसेस जानते हैं और आप चीज़ें बचपन की क्लासों से भी सीखते आए हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन, सारे गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है, गैसेस, वाटर वेपर, पार्टिकल्स। तो इनका जो है ना, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे इस एटमॉस्फेयर के लिए। इनकी वजह से ही हम कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि क्या इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन होता रहता है। तो हम समझते हैं लेयर को समझते हैं। तो लेयर से पहले हम एक छोटा सा चीज़ आपको बताते हैं अर्थ के, अबाउट द अर्थ। ठीक, ये अर्थ है, ठीक है। बेसिकली अर्थ को हम यहाँ पे बोर्ड में 2D शेप में, इसको 2D पिक्चर में इसको डिनोट किया है। लेकिन जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो आप मॉडल देखते हो, वो एक स्फेरिकल मॉडल है, स्फेरिकल मॉडल। बट जो स्फेरिकल मॉडल हम देखते हैं, एक जो बॉल देखते हैं, एक फुटबॉल देखते हैं, उसी को स्फेरिकल बोलते हो। तो जो फुटबॉल है और फुटबॉल के जैसा हमारा अर्थ है नहीं। क्या? हमारा अर्थ ऐसा नहीं है। हमारा अर्थ कुछ जियोइड शेप का है, मतलब टोटली स्फेरिकल नहीं कह सकते हैं। तो ये है। अब इस अर्थ को
जो इस अर्थ का जो एक्सेस है, सपोज करिए ये क्या है, पोल है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल, इट मीन्स साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। इस अर्थ को हम समझने के लिए हमने इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ किया, उसको हमने बोला भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। तो हमने यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन है इस अर्थ को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? इक्वली डिवाइड कर, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर है ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर है। अब इस पूरे अर्थ पे हमने टोटली 3 इम्पोर्टेंस लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, हॉरिजेंटली, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटली लाइन होता है, हॉरिजेंटली लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। जो लाइन हम इस छोर से दूसरे छोर पे ड्रॉ करते, बेसिकली ये लाइन नहीं है, बेसिकली ये एक सर्कल की तरह है। जब आप ग्लोब को देखते हैं तो एक सर्कल बनता है, सर्कल, ठीक है। तो ये एक ऐसे आप देखेंगे तो ये एक ऐसे सर्कल बनता है, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक। और जो आपका वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर लाइन, सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी ये क्या है? देशांतर की लाइनें हैं, इसको बोलते हैं अंशांश। हिंदी रहने दीजिए, आप इंग्लिश में ही समझिए इसको। लैटिट्यूड है ये, ठीक है, और ये है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? ये लाइन है, पोल को पोल से मिलाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूड है। तो अर्थ पे हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को यानी क्षैतिज लाइन को इम्पोर्टेंस दिया है। तो पहली लाइन क्या, कौन सी है? पहली लाइन है आपका 23 हाफ नॉर्थ। सॉरी, एक चीज़ और आप देख लीजिए, थोड़ा सा बताना भूल गए। जब हम इस इक्वेटर को जब हम देखते हैं तो इक्वेटर के ये वाले पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, यानी आप पोल तक जब जाएंगे इक्वेटर से, तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, NH, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो इसको बोलते हैं सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध की बात हम करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, लिखते रहिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और समझते भी रहिए। ये नॉर्थ हो गया। तो अब इस इक्वेटर की, अब जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो हमेशा जब डिग्री हम लिखेंगे, जो एंगल लिखेंगे, उसके बाद n लगाते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे इतने ही इक्वल डिस्टेंस 0 से 230 1/2 डिग्री नॉर्थ की तरफ जितना डिस्टेंस हमने चला है उतना डिस्टेंस हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा लाइन हो जाता है, सॉरी मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा। तो ये कौन सी लाइन है? 23 हाफ, ये भी है ये, लेकिन ये क्या है? सॉर्दर्न यानी साउथ का पार्ट। तो जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कैंसर लाइन, ठीक। इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। बेसिकली ये ऐसे नहीं होता है, इसको आप यहाँ समझिए। अर्थ है ये, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 130 हाफ टिल्ट है, तो अर्थ का। और ये जो हम डिनोट करते हैं, अब अर्थ जो है ऐसे सन की चारों तरफ चलता है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, यानी जिस पे अर्थ परिक्रमण करता है सन का, जिस प्लेन पे, जिस लाइन पे, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो
तो ऑर्बिटल प्लेन वाली जो लाइन है और जो हमारे एक्सिस के बीच का जो एंगल है ये हमारा होता है 30। इसके बाद आप इसको अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको इनके बीच का एंगल पता चलेगा। ये हो गया 231.2 ठीक एंगल। तो अर्थ हमारा ऐसे टिल्ट है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कौन सा है, नॉर्दर्न पोल, ये है साउदर्न पोल, ठीक है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब जो ये इक्वेटर की लाइनें हैं एक्चुअल में है कैसी, इसको समझ लीजिए। यहीं पे हमने तो बस आपको समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप देखेंगे ये लाइनें एक्चुअल में सब सर्कल हैं। तो ये लाइनें कैसे हैं, तो ये लाइनें हैं आपकी, ये 0 डिग्री है। ये जो इक्वेटर की बात जब ऊपर हम जाते हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है, यानी कर्क रेखा। देखिए लाइन कैसी है थोड़ा, तो आप जब इसको मीट करेंगे तो ये बनता है, यही लाइन है ये वाली कर्क रेखा। इसके बाद ऐसे ही एक लाइन इतने डिस्टेंस पे ये बनती है, ये भी आप एक सर्किल की तरह देखिए, तो ये लाइन है, ठीक है, ठीक। तो जो सन एक्चुअल में ऐसे ही है और सन ऐसा अपना टिल्ट है, अर्थ। तो जो सन की लाइटें आती हैं ये पूरे साल भर इन्हीं के बीच में वेरी करता रहता है। क्या करता रहता है दोस्तों, इन्हीं के बीच में वेरी करता रहता है, यानी जो सन की लाइटें आएंगी साल भर में इन्हीं के बीच में वेरी करता है, ठीक है। इसको हम प्रीवियस क्लास में बता भी चुके हैं और भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं इस पे, तो इसको हम समझाएंगे कब कब वेरी, कब कब इस पे हीट ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कब कम होगा, किस मंथ में ज़्यादा किस मंथ में कम, इस चीज़ें हम समझाएंगे। लेकिन कुछ पार्ट हमने प्रीवियस क्लास लेक्चर में बता दिया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी, टेम्परेचर इन्हीं में ज़्यादा रहेगा। तो जो अपना इंडिया है इसी मतलब कर्क रेखा पे लाई करता है। अपना जो इंडिया है, अपना जो भारत है, इसी पे ऐसे लाई करता है इंडिया, ये ठीक, ये इंडिया से अपना लाई करता है। तो मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि जो मैक्सिमम जो हीट है अर्थ पे, मैक्सिमम हीट और टेम्परेचर, वो सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं के बीच में दिखने को मिलेगा। अब एक चीज़ आप ये भी जानते हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया हो गया। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे जब आप पोल की तरफ जाएंगे तो एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, यानी आप ऐसे ऐसे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक आर्कटिक, यहाँ पे एंटार्कटिक सर्किल मिलेगा 66/1/2, यहाँ पे 66/2 साउथ नॉर्थ, तो ये पोल हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो ये इसका आप डिग्री में और लाइन पे आपने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अर्थ का हम बनाते हैं आपका सरफेस। तो ये है हमारा अर्थ। देखिए ये अर्थ का वो वाला पार्ट है जो अगर हम इसको ऐसे रफ कर दें, इसको हम क्या कर दें दोस्तों, रफ कर दें, इसको हम ऐसे रफ कर दें, तो ऐसे इसको पकड़ के हमने ऐसे ला के रख दिया, यानी इसको हमने उठाया ऐसे कर दिया। तो आपको लग रहा होगा कि जो ये है लाइन, यहाँ से जो लाइनें हैं ये 0 डिग्री वाली है, और ये जो होगा हमारा पोल हो गया, पोल, ये भी पोल हो जाएगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक। तो अब हम समझते हैं अपना लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक, ठीक। इसको रफ करते हैं बच्चों, ठीक है। और अब हम इस पे, ये हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। इन्हीं के बीच में सन की लाइटें पूरे साल भर तो हमारी लाइटें इस पे वेरी कर, मतलब इस पे इक्वेटर पे गिरती रहती है, लेकिन इनके बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो वेरी जो होगा हम उसको आगे देखेंगे।
लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये कौन सा डेट है जिस डेट को सन यहाँ पे परपेंडिकुलर जो सन की लाइटें जो आ रही हैं अर्थ पे, इस कैंसर पे कब परपेंडिकुलर पड़ती, कब लंबवत पड़ती हैं, और साउथ में कब लंबवत पड़ती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन है। तो सन की लाइटें यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेंगी, तो आप बस इतना बताइए, अगर सन की लाइटें यहाँ डायरेक्ट पड़ रही हैं तो क्या टेम्परेचर ज़्यादा होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर कम होगा, आप देखिए जब किसी चीज़ पे प्रेशर लगता है तो वो बॉडी नीचे आने की कोशिश करती है। बॉडी हो या मॉलिक्यूल्स हो, सब क्या करते हैं? नीचे आने की कोशिश करते हैं। तो जब वो नीचे आने की कोशिश करेंगे, अब चूँकि प्रेशर है कम, तो जब प्रेशर है कम तो ये क्या करेंगे? ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक, तो यही कंसेप्ट ये है कि जो हम पहला जब लेयर बनाते हैं, पहला लेयर जब हम बनाते हैं तो कुछ यूँ बनाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, तो जो ट्रोपोस्फेयर है, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा हाइट इसकी होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा हाइट यही होती है। कितनी होती है? 16 किलोमीटर पर आवर नहीं, 16 किलोमीटर। कितनी होती है इसकी हाइट? सरफेस से लेके हम 16 किलोमीटर तक जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर हमें मिलेगा। इसी ट्रोपोस्फेयर में हम भी हैं। हमारा इन्वायरमेंट यानी हमारा जो अपना पूरा जो अर्थ पे लाई करने वाली जो सारी चीज़ें हैं, जैसे माउंटेन हो गए, ठीक है, ये माउंटेन है, ओशियन, ये सब इसी में है। और इसी लेयर में ही क्या है? इसी लेयर में हमारा क्या बनता है? क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। इसी में हमारा प्लेन फ्लाई करता है। ठीक है, इसी में फ्लाई करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, आप बोले कि सर ये यहाँ से सरफेस मतलब पोल पे बहुत पास है इक्वेटर पे, तो सेम चीज़ है। जब टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज़ है तो प्रेशर यानी यहाँ के गैस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और इसकी जो यहाँ हाइट होती है वो होती है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, ठीक है, ये वेरी करता रहता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होता है, ये मिनिमम कब होता है, इसको भी समझ लीजिए। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 17 भी कभी कभी किसी बुक में आपको मिल जाता है, जब पढ़ेंगे बुक को तो आपको मिलेगा। तो ये होता है जनवरी टू जुलाई। तो जनवरी टू जुलाई में अब देखिएगा सन हमारे मतलब कर्क रेखा के पास आता है। ठीक है, तो इसके बीच में ये हाइट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये वेरी करते रहते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड लेयर आता है, सेकंड लेयर आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, सॉरी नॉट ट्रोपो, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट जो होती है यहाँ से हम ले लेते हैं 15 किलोमीटर। इसके बाद थर्ड हमारा आता है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर, इसके बाद हमारा आता है थर्मल स्फेयर। इसके बाद हमारा कौन सा लेयर आता है? थर्मल स्फेयर। थर्मल स्फेयर, इसके बाद आता है एक्जोस्फेयर। एक्जो, अच्छे से समझना इस चीज़ को, कुछ इसमें पॉइंट है। अब इस 50 से 30 इसमें ऐड करेंगे तो 80 पहुंच जाएंगे, यानी जो इसकी हाइट है 80 है। इसके बाद यहाँ से आपकी भी कोई हाइट का कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, किसी बुक में कुछ और है, लेकिन आप मोटे तौर पे इसको 400 to 500 किलोमीटर के बीच आप मान के चलिएगा। इसके बाद की हाइट जो आती है और एक्जोस्फीयर में। तो अब हम समझते हैं एक एक लेयर में। तो पहला लेयर आपने समझ लिया, ट्रोपोस्फीयर, उसकी हाइट पोल पे और इक्वेटर पे वेरी करता है। सारे जो क्लाउड्स हैं, जो भी आपकी वेदरिक कंडीशंस, जो भी आपको क्लाइमेटिक चीज़ें दिखती हैं आपके इसी लेयर में, आपका प्लेन है, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं इसी में करते हैं, हम भी इसी लेयर में हैं। अब ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद एक लेयर और आता है, ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पतला सा लेयर आता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज बोलते हैं ये लेयर।
जहाँ पे आपका ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर का मिलन होता है, जहाँ पे मिलनसार होता है उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, इसी को बोलते हैं। तो ऐसे इसमें आपका मेसोस्पोज है, फिर ऐसे आपके सारे लेयर आपके इसमें बनते रहते हैं। तो बेसिकली हमें इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें हमारा ओजोन लेयर प्रेजेंस होता है। क्या होता है? एक पतली सी लेयर ओजोन लेयर की होती है। ऐसे ओजोन लेयर करता क्या है? जो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो पैरावैगनिक किरणें हैं, उनको यहाँ पे रोक लेता है ये। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो सन से शॉर्ट वेव में आती हैं, लघु तरंगें आती हैं, अगर ये डायरेक्ट हमारे अर्थ पे यानी अर्थ सरफेस पे आती तो हमारे ऊपर आती तो हमारे स्किन को क्या कर देती है? बर्न कर देती और हमें कैंसर हो सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है लेयर का कि ओजोन लेयर जो है ये सन की पैरावैगनिक जो रेज हैं उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर देती है, रोक देती हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब हमने क्या कर दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस लेयर को इस इन्वायरमेंट में इतना CO2 गैस रिलीज कर दिया है और इसको इफ़ेक्ट करने वाला CFC है, क्लोरीन फ्लोरोकार्बन है, जो इसको इफ़ेक्ट करता रहता है। यानी इसका जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीशन हो रहा है, मतलब इसकी जो मोटाई है वो पतली हो रही है, जिसको आप बोलते हैं ओजोन छिद्र। एक्चुअल में कोई छिद्र नहीं है, बेसिकली क्या है, जो उसकी मोटाई थी अब वो मोटाई क्या हो चुकी है, वो पतली हो गई, तो उसी को हम बोलते हैं ओजोन छिद्र। यानी सन की लाइटें यानी पराबैंगनी किरणें कुछ अब हल्की हल्की ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रवेश करती हैं और उसी को आप देखते रहते हैं ग्लोबल लेवल पे मीटिंग, हर कंट्री के बड़े जो लीडर्स होते हैं वो मिलते रहते हैं और कुछ ना कुछ उस पर सलूशन निकालते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप करंट पे समझते रहिएगा। तो हमें यहाँ समझना है ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर एक्चुअल में करता क्या है, जो सन की लाइटें आ रही हैं शॉर्ट वेव में, इसमें बहुत सी वेवलेंथ वाली लाइटें हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, यूवी जो लाइट्स हैं, इनको ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। तो ये इसमें रुक जाते हैं और ये वापस हो जाते हैं। तो इससे सन की लाइटें जो होती हैं वो हमारे अर्थ सरफेस पे अल्ट्रावायलेट नहीं पहुंचती। इससे कैंसर अगर डायरेक्ट आती तो हमें कैंसर हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट का ये एक हानिकारक पॉइंट है ये हमारे लिए, ठीक। तो अब हम ओजोन के बाद अब हम चलते हैं मेसोस्फीयर में। तो अब कहाँ चलते हैं? मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में, ठीक, मेसोस्फीयर में चलते हैं। तो मेसोस्फीयर में जब मैंने आपको एस्टेरॉयड के बारे में और मेटियोर्स एंड मेटेओराइट्स के बारे में बताए थे, तो जब यही मेटेओराइट्स जब अर्थ के मेटियोर्स या एस्ट्रोनाइट जब अर्थ में एंट्री करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहीं पे ये जल जाते हैं, यहीं पे ये बर्न होते हैं। यानी हमको जो उल्का दिखता है आकाश में, आसमान में, ये यहीं पे जलता हुआ दिखता है। इसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा, यानी लुक्का बोलते हैं कि लुक्का जा रहा है। तो यही है एटमॉस्फेयर का मेसोस्फीयर में एस्टेरॉयड जो हमारे आ रहा है अर्थ पे, मेटियोर्स, वो यहीं पे बर्न हो जाता है। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है जब वो अर्थ पे आता है तो इसी को हम बोलते हैं मेटियोरॉइड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को देख लिए हैं। तो एक एडवांटेज ये है कि ये है, ठीक है। और दूसरा अब आप समझते हैं थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर में यहाँ पे जो रेडियो जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इसी लेयर से। इसी लेयर में आयोनाइजेशन लेयर भी होता है, आयोनाइजेशन लेयर भी होता है, आयन लेयर भी होता है। आयन लेयर होने का मतलब जो ये है कि जब गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, तो जब सन की लाइट इस पर पड़ती तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो इन्हीं के वजह से जो जो रेज जो हम रेडियो
वेब भेजते हैं सिग्नल, वो इसी में हमारा इसी में आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी आप देख सकते हैं। और ठीक है, और इसी लेयर में एक इम्पोर्टेंट लाइन होता है जिसको बोलते हैं कर्मन लाइन। क्या बोलते हैं? कर्मन लाइन। वो 100 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, यानी सी लेवल, जितनी ये हाइट आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली सी लेवल से देखा जाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? सी लेवल। याद रखना, मैं अर्थ के सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सी लेवल, मेरा अगर मैं अर्थ का सरफेस बोल रहा हूँ तो सी लेवल, समुद्र तल से हम इसको देखते हैं। इस बात को याद रखना, सी लेवल। तो हम जब सी लेवल से लेते तो एक्चुअल हाइट हमको मिलती है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें होता है कौन सी लाइन? कर्मन लाइन। याद रख लेना इसको। कौन सी लाइन होती है दोस्तों? कर्मन लाइन। अब ये कौन सी लाइन होती है? कर्मन लाइन वो लाइन होती है, ये 100 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगी। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 100 किलोमीटर पे मिल जाएगी। एक्चुअल में ये लाइन ही है। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के देखा, इसको एनालिसिस किया, क्योंकि जब यान हैं और जो विमान हैं, ये सब क्या है, अपनी अपनी बाउंड्री में अलग अलग रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। ये हम जब परिवहन देखेंगे तो उसमें देखेंगे। तो कर्मन लाइन एक्चुअल में है क्या, समझ लीजिए। कर्मन लाइन ये काल्पनिक लाइन है, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बताता है कि हम अपने एटमॉस्फेयर से अंतरिक्ष की तरफ, मतलब ये वही लाइन है कि हम इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो हम अंतरिक्ष यानी स्पेस में चले गए, और कुछ ये नहीं है। ये बताता है कि इस लाइन को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो हम स्पेस में चले जाएंगे। बस बेसिकली ये कर्मन लाइन यही है और कुछ नहीं है। इसके बाद एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर में कहाँ तक है इसका कोई अनुमान नहीं है, कुछ बुक में कुछ दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम और हाइड्रोजन गैस। हीलियम हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बेसिकली यही है आपके 5, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मल स्फीयर और एक्सोस्फीयर। इनकी हाइट क्या है मैंने बता रखा है, 50, 30 इतने होते हैं। तो जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो हमने स्पेस में स्टेशन बना के रखा है, ISS, ये इसी थर्मोस्फीयर में ही है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी के बीच में लाई करता। और इसके बाद आपका आगे का पार्ट होता है। और अब हम समझते हैं टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। तो हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है टेम्परेचर एंड डेंसिटी। टेम्परेचर एंड डेंसिटी को देखना है। देखिए, मैंने अभी बताया है आपको कि ये हमारा होता है ट्रोपो स्फीयर। इसके बाद हमारा कौन सा होता है? स्ट्रेटो स्फीयर। थर्ड इज मीजो स्फीयर। मीजो थर्मो स्फीयर। एक्सोस्फीयर, EXOSPHERE, यह एक्सोस्फीयर। इसमें आप देखना है आपको टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। जब आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, ये है टेम्परेचर, सॉरी ये है हाइट का, यानी जब जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती है, जब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये है टेम्परेचर का, ये है टेम्परेचर का। अब इसमें समझने की चीज़, कभी कभी आप इस चीज़ को एनालिसिस या आप कभी कभी आप कल्पना करिएगा कि हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। तो जब सन की लाइटें जून मई के मंथ में आप देखना तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। लेकिन आप उस समय थोड़ा आप देखिएगा हिमालय पे, एवरेस्ट पे देखिएगा, उसके टॉप पॉइंट पे जो आइस कैप बना रहता है, वहाँ पे तो और गर्मी होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको आप यहाँ से समझेंगे, ठीक। तो समझिए, तो जो हमारा पहला लेयर है ये ट्रोपोस्फीयर का लेयर है, ठीक है। तो जब ट्रोपोस्फीयर में होते हैं तो जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने लगता है, यानी डिक्रीज कर देता है। जब आप
हाइट इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इन ट्रोपोस्फियर। तो इसका मीनिंग यह है कि अगर सपोज करिए यहाँ पे टेम्परेचर अर्थ सरफेस पे कितना है, सपोज कर लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब ये जब 30 से जब आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लगता है, ये टेम्परेचर कुछ यूँ कम होता है, ठीक है, और कम हुआ। अब इसके बाद में एक ट्रोपोपॉज होता है, स्ट्रेटोपॉज होता है। कौन सा होता है? स्ट्रेटोपॉज होता है। तो इसमें इसकी भी लेयर बहुत पतली सी होती है, 1 किलोमीटर के लमसम ऑलमोस्ट होती है। इसमें आप देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ना के बराबर हल्की सी वेरी करता है, मतलब हल्का सा बढ़ता है। क्या होता है इसमें? हल्का सा वेरिएशन होता है। फिर इसके बाद जब आप, ये हमारा हो गया ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल हिंदी में बोलते हैं। अब इस क्षोभ मंडल से जब आप इस 1 किलोमीटर के लेयर में जब जाएंगे तो आपको हल्का सा टेम्परेचर वेरी होगा। इसके बाद टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है और ये ऑलमोस्ट 0 के करीब पहुंचता है, कभी कभी तो 4 भी हो जाता है प्लस में। तो ये आपका यूँ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक लेयर और बनता है, तो ये लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर। ये बीच वाला लेयर है, बहुत यहाँ पे दोनों का मिक्सर होता है, तो आप यहाँ पे कुछ वेरिएशन नहीं देख पाएंगे, मतलब इनमें आप इन दोनों लेयर का मिक्सर होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या होता है, हल्का सा टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब बहुत लो एकदम वेरिएशन होता है, हल्की सी, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। फिर यहाँ से वेरिएबल क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से घटता है, फिर ऊपर जब जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये टेम्परेचर घटता है, ठीक। इसके बाद हल्का सा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जैसे ही आप, ये हो गया हमारा मेजोस्फीयर, मतलब ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर हाइट के साथ जैसे जैसे आप सपोज करिए 50 मीटर, फिर जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपकी टेम्परेचर कम होता है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा हाइट आएगा जिस पे टेम्परेचर हल्का वेरिएशन होगा, हल्का चेंज होता है। फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर हल्का सा होता है, फिर टेम्परेचर घटता है। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ता ही है, अब इसमें बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ही होता है, थर्मोस्फीयर, यानी थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सोस्फीयर में बिल्कुल बढ़ने लगता है। उसके बाद हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि हम आपको ये चीज़ बता सकें। तो यही है हमारा। एक फैक्ट याद रखिएगा कि 1000 जब आप मीटर आप हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर घट जाता है इन ट्रोपोस्फियर। यानी आप हर से जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाओगे, हिमालय की तरफ बढ़ते हो, तो आप देखोगे टेम्परेचर घट जाता है। इसीलिए वहाँ पे आइस कैप रहता है, हिमालय के जब टॉप पे देखिएगा तो आपके बर्फ़ जमे रहते हैं। तो यही रीज़न है कि जब जैसे जैसे आप हाइट जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी में अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में डेंसिटी है क्या। तो डेंसिटी को हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए एक एरिया है, सपोज करिए 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर स्क्वायर का, और ये भी एक सेम एरिया है 10 मीटर स्क्वायर का। हमने इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने फिल कर दिया इसमें। सपोज करिए 50 स्टूडेंट को इस एरिया में फिल कर दिया, और इसमें मैंने 60 फिल कर दिया, यानी 60 लोगों को बैठाया, 60 मॉलिक्यूल्स इसमें डाल दिया। तो आप बताइए किस में नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं आपको? इसमें। तो इसकी डेंसिटी जो होती है मोर हो गई, अधिक हो गई, और इसकी में कम है तो इसकी डेंसिटी कम है, लेस है। यही इसका मीनिंग मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस एक पर्टिकुलर स्पेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पर्सन जो भी देख लें आप, जिसको रिलेट कर पाते हैं, उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होती है तो उनके बीच में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास हो जाते हैं, यही उसका मीनिंग होता है। तो डेंसिटी में अब क्या होता है, अब इसको भी समझ लीजिए।
तो डेंसिटी जब आप देखेंगे तो इस लेयर में, ट्रोपोस्फीयर में, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे इसी लेयर में होते हैं। पार्टिकल्स, गैस, हाई मास वाले गैस पार्टिकल्स सब इसी में होते हैं। यानी ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको दिखता है इसी लेयर में, ट्रोपोस्फीयर में। इसके बाद जैसे जैसे आप जाएंगे, ग्रेविटी की वजह से जो हैवी मास था, जिनका द्रव्यमान ज़्यादा था, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए ड्यू टू ग्रेविटी। और जो हल्के मास वाले हैं, जिनमें डेंसिटी जो हल्के मास वाले हैं ऊपर जाएंगे। जब हल्के मास वाले ऊपर जाएंगे तो ये क्या होंगे, यहाँ की डेंसिटी कम होगी, यानी यहाँ के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पास पास रहेंगे, ऐसे ऐसे बहुत पास पास रहते हैं, बहुत पास पास रहेंगे। आपको बहुत आँखों में, कभी कभी आप जाते होंगे तो आँखों में, बाइक्स चलाते वक्त तो आपके आँखों में धूल पड़ जाते हैं, ये इसी लेयर में होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। फिर हल्के जो मास वाले हैं यहाँ पे और दूर दूर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे और, मतलब ऊपर जाने पे डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हीलियम है, हाइड्रोजन गैस, ये सबसे टॉप में मिलते हैं, क्योंकि इनका मास जो होता है बहुत हल्का होता है, 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ होता है। आप देखना पॉइंट में बहुत ही AMU में बहुत ही कम होता है, जो ये ग्रेविटी इनको फिर भी होल्ड करके रखी रहती है। तो ग्रेविटी में इतनी ताकत है कि इन सारे गैस को बाहर नहीं जाने देती है, इनको सबको बांध के रखती है, ठीक है। तो अब हम 2 चीज़ों को देख लेते हैं, और 2-3 गैस को। एक हम देख लेते हैं नाइट्रोजन, और एक देख लेते हैं CO2, और एक देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप लोग अच्छे से परिचित है, बचपन से ही, जन्म लेते ही हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को छोड़िए, हम सिर्फ 2 गैस को देखते हैं। एक गैस है हमारा N2 नाइट्रोजन, और एक है CO2। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है, ठीक है, और जो मास होता है, मास जो होता है आपका 14 होता है। इसीलिए देखिए नाइट्रोजन आपको इस लेयर में ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन की खासियत ये है कि ये नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं हम, इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। और नाइट्रोजन का यूज क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं तो उनमें हाइट की वृद्धि, मतलब उनमें हाइट में वृद्धि होती है, ग्रोथ फॉर प्लांट, ठीक। तो इनको डायरेक्ट जब ले नहीं सकते हैं प्लांट और ह्यूमन बीइंग, तो एक्चुअली मिलता कैसे है, अब समझते हैं इस बात को। देखिए, जब प्लांट होते हैं, जो मटर का प्लांट होता है, जो मटर का पौधा होता है, वो मटर के पौधे के जो रूट होते हैं, जो जड़ होते हैं, उस जड़ में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। बैक्टीरिया का नाम मैं लिख देता हूँ, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये वही बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिनेशन करता है, यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि हम उसको यूजफुल बना लें। अब ये बनता है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, ये सपोज करिए प्लांट है, मटर का पौधा है, ठीक है, तो ये मिट्टी में है, इसके रूट, यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इनको लेता है, फिर ये कन्वर्ट करता है नाइट्रेट से, फिर इनको हम, ठीक है, प्लांट को देता, प्लांट अपने ग्रोथ में इनके यूज आ जाता है। तो प्लांट इसी वजह से ग्रोथ करते रहते हैं, नाइट्रोजन की वजह से। हम जब नाइट्रोजन सर्कल पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे, तो ये होता है। अब इसी प्लांट को हम लोग भी खाते हैं, पालक हो गया, साग हो गया, ठीक है, गोभी हो गया, ये सब क्या है, फिर हमको नाइट्रोजन मिल जाता है, और फिर हम भी ग्रोथ अपना चालू रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ और समझिए, कभी कभी आप यूरिया खाद को देखते हैं, तो यूरिया खाद में भी 46% यूरिया रहता है। ऐसा यूरिया में आप जब देखते हैं नाइट्रोजन 46% रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम राइस में, वीट में, जब हम धान के प्लांट में, पैडी क्रॉप और वीट क्रॉप में जब हम इसको डालते हैं, तो यही काम करता है कि नाइट्रोजन इसको मिल जाता है। तो ये नाइट्रोजन को लेके और फिर इसको ग्रोथ करे। आप देखिएगा कभी, अब प्लांट अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो आप यूरिया छिड़ दीजिए, उसके 2-3 दिन बाद देखिए प्लांट कितने तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये इसीलिए लगाते हैं ताकि इसको हम भी फाइनल में यूज कर लें, कंज्यूम कर सकें। सेकंड हम समझते हैं CO2। CO2 का आप समझ लीजिए, CO2 में एक्चुअल में होता क्या है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे प्रेजेंस है, CO2 गैस प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये एक्चुअल करता क्या, जो सन की लाइटें हैं ये पास तो होने देती हैं, सन की जो शॉर्ट वेव, यानी शॉर्ट वेव जो ऐसे चलती हैं, ये लाइटें को पास तो होने देती हैं, लेकिन जब ये अर्थ सरफेस से जब हीट हो के जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो इनको ये जाने नहीं देती हैं, इनको ये CO2 गैस जाने नहीं देती है। इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर बहुत गर्म रहता है।
आप कभी की गर्मी में बहुत महसूस करते, बहुत गर्मी, बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जो हम इंडस्ट्री, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो CO2 को हम रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये इस चीज़ को, हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देता है। क्योंकि ये लाइटों को तो मतलब रेज को आने तो देता है, लेकिन इसको वापस नहीं करता है। जब वापस करेगा नहीं, जब रिटर्न नहीं करेगा, तो एटमॉस्फेयर बना रहेगा। सपोज करो एक रूम है, ठीक है, रूम में आप हीटर लगा दीजिए, दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दीजिए। आप देखिए कुछ पल में ये बहुत तेज़ी से हीट होने लगता है रूम, ठीक है। जब खिड़की खोलते हैं, जब कुछ खोलते हैं, तो हल्का हल्का आपको कूलिंग महसूस होता है। तो बस वही रीज़न है कि जब आप इस CO2 को कम नहीं करोगे, ठीक है, तो ये ऐसा, और आपको बिल्कुल कम भी नहीं करना है। अगर कोई भी इस इन्वायरमेंट में, इस नेचर में, इस प्रकृति में हमें कुछ मिला है, तो उसका कुछ न कुछ, थोड़ा कुछ न यूज है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, तो ये आपका CO2 गैस के बारे में था। CO2 गैस में बस बेसिकली हमें यही समझना था कि जो इंडस्ट्री से जो रिलीज़ हो रहा है, और जो हमारे श्वसन प्रक्रिया, मतलब जब सांस लेते हैं यहाँ से भी तो CO2 निकल रहा है। अब ऐसे समझो हमसे CO2 निकल रहा, आपसे निकल रहा, ऐसे पूरे 8 बिलियन जो पॉपुलेशन है, उन सभी से CO2 निकल रहा है। तो CO2 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा हानिकारक है इंडस्ट्रियल से। तो इसलिए तरह तरह की पॉलिसीज़ बड़े बड़े देश मिलके आपस में बनाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।